हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में आपने इसके पहले जो पढ़ा है वह अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम आपने एनालिसिस कर लिया है। इसमें हम लोग आज एक छोटा सा फार्मूला निकालेंगे अपवर्तनांक और चाल में संबंध। देखिए, आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि अपवर्तनांक उसी का निकलता है जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि अगर दो माध्यम लिए गए हैं तो अपवर्तनांक किसका निकलता है जब आप फार्मूला लगाते हैं, तो जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। जैसे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो जो फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है, हमेशा ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसके बेसिस पे हमने इसके कोण और अपवर्तनांक में संबंध निकाले थे। जैसे स्नेल का नियम, स्नेल के नियम में हमने क्या निकाला था, कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अब हम लोग इसमें अध्ययन कर लें कि चाल और अपवर्तनांक में संबंध क्या होगा। तो चाल और अपवर्तनांक में संबंध ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से किसी भी सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे, यानी पहला माध्यम क्या हो, वायु, और दूसरा माध्यम मान लीजिए कोई भी हो, जैसे जल हो या कांच। देखिए, इसमें जैसे पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम क्या दिया गया है, जल दिया गया है। दूसरा माध्यम क्या दिया गया है, जल दिया गया है। तो इसमें जो ये वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक निकलेगा, अगर हम इसके चाल के रिलेशन में निकाले तो क्या निकल जाएगा, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर निकल जाएगा, ANW इक्वल टू निकल जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। या इसको लिख सकते हैं ANW इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, C से। और मान लीजिए कोई भी माध्यम हो जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को B से। तो ANW इक्वल टू कितना निकल जाएगा, C/V। क्या निकल जाएगा लल्ला, C/V। यानी ये क्या होगा कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ये माध्यम कोई भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कोई पारदर्शी द्रव भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। बात समझ में आए? तो यहां कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, वायु रहेगा। अर्थात यहां देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक निकला है, लेकिन इसको बेसिकली निरपेक्ष, अगर हम किसी भी माध्यम में अगर क्या नाम है, वायु के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो अपवर्तनांक जो निकलता है वह उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी होता है। तो ये भी चीजें ध्यान रखेंगे, वो क्या होगा, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। यानी N इक्वल टू आ जाएगा C/V। बात समझ में आई? कितना आ जाएगा, N इक्वल टू C/V। अभी हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले एक दोनों में क्या नाम है थ्योरम निकाल लें, यानी एक आध फार्मूले निकाल लें, उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब इसके बाद इसमें हम लोग एनालिसिस कर ले उत्क्रमणीयता के नियम में। उत्क्रमणीयता का नियम, जैसे कभी कभी ये होता है कि अगर हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। तो उत्क्रमणीयता में क्या रिलेशन आता, उन दोनों अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, ये चीज हमको निकालनी है। तो चलिए देखिए, यहां हम 1 बाय 1 पॉइंट करके आपको समझा दे रहे हैं। बाकी आपको पता ही है कि हमने PDF आपको अवेलेबल करा दिया है, आप उसके माध्यम से नोट बना सकते हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से बना लीजिए, चाहे PDF के माध्यम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए उत्क्रमणीयता का नियम क्या होता है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे, जैसे मान लीजिए ये जल में, यानी वायु
ये माध्यम क्या है वायु, और ये क्या लिया गया है जल। ये नॉर्मल हो गया, यहां से ये किरणें इस पे आपतित हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो है विरल से सघन में प्रवेश करेंगे तो कंडीशन क्या होगा कि वह अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ये इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन उस डायरेक्शन में न जाकर के इस डायरेक्शन में ये निकलेगी। अब यहां पर अगर हम ऐसा कोई एक समतल दर्पण लगा दे या कोई दर्पण लगा दे जो उसके अभिलंबवत आपतित हो, कैसा अभिलंब आपतित हो, अभिलंबवत, तो अगर वह अभिलंबवत आपतित होगी दर्पण पर तो वह उसी मार्ग से वापस निकल जाएगी, यानी ये डायरेक्शन जैसे आई है उसी मार्ग से वो वापस निकल जाएगी। तो जब ये किरणें इस दिशा में आ रही थी, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, तो ये क्या होगा आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण आर। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो स्नेल का नियम क्या होगा, तो यहां से जब आप नियम लगाएंगे तो होगा क्या, ये कंडीशन क्या होगा कि जब प्रकाश किरण कहां से, वायु से जल में प्रवेश कर रही हो, वायु से जल में प्रवेश करे तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से आएगा क्या कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए एन जी, या वाटर है तो कितना हो जाएगा ए एन डब्ल्यू, समीकरण नंबर 1। ये कब कंडीशन अप्लाई होगा, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करे। उसके बाद अब यहां जब ये कंडीशन ये आया, अब उसके बाद यहां पर ये प्रकाश की किरण क्या हो रही, इस दर्पण पर आपतित हो रही, आपतित होने के बाद वो परावर्तित होगी तो अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब यहां क्या हो रहा कि ये किरणें जल से वायु में प्रवेश कर रही हैं, मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण कहां से, यानी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे, तो जब प्रवेश करेगी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, तो ये जो आर बना रहा था वो क्या होगा आपतन कोण, और ये आई क्या होगा अपवर्तन कोण। तो यहां स्नेल का जब नियम लगाएंगे तो क्या होगा, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, यानी साइन आई, तो आई क्या था वहां पर आपतन कोण, लेकिन यहां पर आपतन कोण क्या है आर है, बाई साइन आई इक्वल टू डब्ल्यू एन ए। हमेशा किस माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है, जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। तो ये निकल गया दूसरा कंडीशन, ये क्या निकल गया दूसरा कंडीशन। अब यहां से इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या बाई 1 इंटू 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करिए मल्टीप्लाई कराइए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए। क्लियर। अब ये साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर, यानी यहां बचा क्या कितना 1। तो लिख क्या सकते हैं, यानी ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, या ए एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डब्ल्यू एन ए। कितना आ जाएगा बेटा, ए एन डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन डब्ल्यू एन ए। मतलब ये हुआ कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वह जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं अगर 3 माध्यम लिए गए हैं, जैसे वायु हो, जल हो, कांच हो, फिर उसके बाद प्रकाश की किरण किसमें प्रवेश कर रही हो, वायु में,
तो वहां पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, अर्थात वो कंडीशन क्या हो जाएगा, तो इसको यहां से इरेज कर दे रहे हैं। यानी जैसे 3 माध्यम लिए गए हैं, 3 माध्यम क्या क्या है, एयर, वाटर, ग्लास, फिर एयर, ठीक है। तो यहां से ये प्रकाश की किरणें जैसे मान लीजिए इसमें प्रवेश की, यानी वायु से जल में, फिर जल से कांच में, फिर ये कहां पर, वायु में प्रवेश करेगी। तो इस कंडीशन में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यानी कंडीशन अगर 3 माध्यम लिए गए हों तो 3 माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1। ये भी चीज आप याद रखेंगे। और यहां से डब्ल्यू एन जी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए, या इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू एन जी इक्वल टू जी ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये चीजें आप याद रखेंगे। यानी जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए यहां तक ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। अब अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में एनालिसिस करेंगे।